हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस। अक्टूबर 2023 के अंदर हम इसको देख लेते हैं कि ये अब क्या चल रहा है ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस में। देखिए, जब भी हम ग्लोब की बात करते हैं तो मेजर इकोनॉमीज़ पे हम नज़र डालते हैं। हमारे पास चाइना है, यूएस है और इंडिया है। इनकी इकोनॉमीज़ को हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है कि जी चाइना की इकोनॉमी जो है ये डे बाय डे डिक्लाइन हो रही है। और इसमें इसके पीछे भी रीज़न क्या आ रहे हैं पुलिंग डाउन ग्लोबल ग्रोथ। अब चाइना की इकोनॉमी जब डाउन होगी तो ग्लोबल ग्रोथ पे इसका जो है एक डिस्टिंक्ट इसका इम्पैक्ट होगा। उसके बाद ये है कि यहाँ फिर इसकी जब इकोनॉमी डिस्टर्ब होती है तो मेजर इकोनॉमीज़ जब भी देखें, जब कोई डेवलपिंग कंट्रीज़ अगर कोई डाउन हो रही है तो उसका किसी और कंट्री पे इम्पैक्ट नहीं होता। लेकिन जब कोई डेवलप्ड कंट्री कोई इस तरह डिक्लाइन होना स्टार्ट होती है तो उसका दूसरी भी डेवलपिंग और अदर डेवलप्ड कंट्रीज़ पे भी उसका बहुत बड़ा मेजर इम्पैक्ट होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे उनकी ग्रोथ डिक्लाइन हुई है, हाई इन्फ्लेशन है वहाँ पे, उनका डेट लेवल बहुत ज़्यादा हो चुका है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि चाइना की जो ग्रोथ प्रोडक्शन है वो पहले 4.8 प्रिडिक्ट की थी, लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि जी 2024 के अंदर 4.4% हो सकती है। ये उनकी ग्रोथ प्रोडक्शन है। अभी अगर हम इसको थोड़ा सा हिस्टोरिकल देखें तो पैंडेमिक से पहले इनकी ग्रोथ थी 6 to 7%। जब वुहान वायरस आ गया, कोविड-19 आया, ग्रोथ डिक्लाइन इनकी हो गई 2% हो गई 2020 के अंदर। जैसे ही 2021 हुआ, सारे बॉर्डर इनके ओपनिंग हुए, इनकी ट्रेड ओपन हुई तो मार्केट सारी ओपन की गई, इंडस्ट्रीज ओपन की गई, तो बैन वगैरह ख़त्म किया तो 8.4 पे ग्रोथ चली गई। लेकिन वो टेम्परेरी थी, परमानेंट नहीं थी। 2022 में डिक्लाइन होकर दोबारा 3% ग्रोथ आ गई। 2023 में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इनकी जो ग्रोथ है वो 5.1% होगी। और 2024 के अंदर एक्सपेक्ट अभी जो की है, जब अभी मैंने आप लोगों को बताया कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, वो 4.4% इसकी ग्रोथ होगी। अब रीज़न इसमें क्या देखे जाते हैं, मेजर रीज़न जो उन्होंने यहाँ पे दिया, उन्होंने कहा जी हाई डेट लेवल जो है ये सबसे बड़ा मेजर रीज़न है, क्योंकि मोर देन 300 रीजनल बैंक्स आर स्ट्रगलिंग। ठीक है, दे रन आउट ऑफ मनी। उनके पास रकम नहीं है इस वक्त बैंक्स के पास। बैंक के पास इस वक्त बैंक्स बिल्कुल जो हैं, मतलब आपको क्या कहें कि बैंक करप्ट एक किस्म का हो जाता है ना एक, तो बिल्कुल ही वहाँ पे जो है बैंक स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज़ में। तो उनके पास डिक्लाइन हो चुका है, रिजर्व्स उनके पास है नहीं। ठीक है, इशू क्या आ रहा है? इशू ये आ रहा है कि लोकल गवर्नमेंट्स ने उनसे बारो करना शुरू कर दिया बहुत ज़्यादा, और लोकल गवर्नमेंट ने 12.8 ट्रिलियन उनका डेट पहुँच चुका है, जो 76% ऑफ चाइना की इकोनॉमिक आउटपुट बनती है। अब खुद सोचें कि चाइना का 76% डेट गया हुआ है। सिर्फ 76% उनकी जो इकोनॉमिक आउटपुट है उसका 76% लोकल गवर्नमेंट लेके चली गई हैं। अब ये देखें कि इतना बारो वो कर रहे हैं, तो बैंक्स जो हैं सफ़र कर रहे हैं इस वक्त। फिर उसके बाद सिर्फ चाइना के अंदर नहीं है, आप देखें मलेशिया, थाईलैंड के अंदर हाउस होल्ड डेट इंक्रीज़ हो गया है। वियतनाम के अंदर जो कॉरपोरेट सेक्टर है वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा लोन उन्होंने लेना स्टार्ट कर दिया है। तो वर्ल्ड बैंक इसके बारे में क्या कहता है कि हाई डेट लेवल को इम्पैक्ट, अब हाई डेट लेवल जो है तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इसका ये होगा कि डिमांड वीक हो जाएंगी और ट्रेड पे बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट होगा। और डेफिनेटली जब ये किसी को लोन देते हैं तो हाई इंटरेस्ट इनके रेट हो जाएंगे, इनके इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो जाएंगे। तो इन तीन फैक्टर की वजह से क्या होगा कि ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक जो है वो वर्स हो जाएगा। फिर एक और फैक्टर यहाँ पे आ जाता है कि जी इसके अंदर फिर अभी जो है फ्लड्स इसके अंदर आए हुए हैं, तो चाइना अपने फ्लड से निमट रहा है तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस वहाँ पे आ जाते हैं। दूसरा जो है चाइना अपने कंट्रीज़ के अंदर जो है अब वहाँ भी इन्वेस्ट करता है। BRI के अंदर जो भी मेंबर्स हैं, आप देखिए 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ यहाँ पे मेंबर्स हैं, उनको भी वहाँ पे इन्वेस्ट करता है। अभी आप लोग देखिएगा, इसी के अंदर ही मैं आपको करा देता हूँ एक और चीज़, चलें एंड पे कवर करते हैं उसको। और उसमें फिर नेक्स्ट हमारे पास ये आ जाता है कि कोविड से अभी तक निमट रहा है चाइना। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये डिक्लाइन करती हैं इकोनॉमी को। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं जी इस चीज़ को कि हमारे पास वो कह रहा है यहाँ पे कि यूएस का जो रिसेशन है वो किस वजह से है, कि उनका इन्फ्लेशन का जो टारगेट था वो 2% था, लेकिन अगस्त के अंदर इन्फ्लेशन यूएस के अंदर देखी गई 4%। ये एक बहुत बड़ा इशू है। फिर एक मेजर ऑटो स्ट्राइक हुआ है वहाँ पर, ये बहुत फेमस है और आजकल बहुत ज़्यादा इसका वो हो रहा है, चर्चा हो रहा है इसका। मेजर ऑटो स्ट्राइक है। और दूसरा है रिजम्पशन ऑफ स्टूडेंट डेट रीपेमेंट, और मिलिट्री एड दे रहे हैं यूक्रेन को। अब देखें कितना यहाँ पे, देखें जब ओवर स्ट्रेचिंग कर रहे हैं यहाँ पे, अब जब मिलिट्री आप बेसिस जो है इनकी कितनी ज़्यादा 78 कंट्रीज़ के अंदर इनकी मिलिट्री बेसिस हैं, यूक्रेन को एड दे रहे हैं, तो ये देखें यहाँ पे फिर क्या होता है, डिक्लाइन ही होता है। जब आप किसी और मुल्क की जंग में आप पड़े हों और आप वहाँ उनको भी एड दे रहे हो, उनको भी मिलिट्री वेपन्स आप दे रहे हो, उनको इकोनॉमिक एड दे रहे हो, तो ये सारा काम होता है। फिर डेट इन्होंने दिए हुए लोगों को, ठीक है, कंट्रीज़ को दिए हुए हैं। फिर यहाँ रिस्क ऑफ गवर्नमेंट शटडाउन है। अभी गवर्नमेंट यहाँ पे इलेक्शन होने हैं, ट्रंप का भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है। एक तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जो बाइडन यहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं,
और रिस्क ऑफ गवर्नमेंट शटडाउन है। ठीक, अभी इन्फ्लेशन इनकी बहुत ज़्यादा राइज हो रही है, गन वायलेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा है, पॉलिटिकल वायलेंस बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो रहा है, और प्रोपागेंडा स्कीम बहुत ज़्यादा, यानी मतलब इनका सिचुएशन ऐसी हो रही है जिस वक्त इस वक्त जो है ना पॉलिटिकल सिचुएशन पाकिस्तान की है। इंडिया को अगर हम देखें तो इंडिया में जो है, इंडिया ने ग्रोथ मेंटेन की हुई है 7% पे, लेकिन इंडिया मैयर्स ले रहा है, लेकिन संभल जाएगा कैसे? इधर देखें, उनकी आप देखेंगे अक्टूबर से दिसंबर तक उनकी जो ग्रोथ है वो 6% तक रही है। एग्रीकल्चर डिक्लाइन उनका ज़रूर हो रहा है, और क्यों हो रहा है? क्योंकि मानसून में जितनी एक्सपेक्ट की गई रेन उतनी रेनफॉल हुआ नहीं, और इनसफिशिएंट रेन हुई है इस पिछले 5 साल में। तो जब इनसफिशिएंट रेनफॉल हुआ है तो एग्रीकल्चर डिक्लाइन यहाँ पे हुआ है। उसके बाद ये हुआ है कि की कमोडिटीज़ जो हैं उसकी सप्लाई भी कंस्ट्रेंट हो सकती है। फूड आइटम जैसे कि राइस, शुगर, वीट हो गया, और इंडिया जो है उसने एक्सपोर्ट बंद कर दी, उसने राइस की, वीट की एक्सपोर्ट बंद कर दी, और वो क्या कर रहा है? वो सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ जा रहा है। इंडिया कह रहा है कि मेरी अपनी ज़रूरियात पूरी हो जाएं, देन हम देंगे। नेपाल को उन्होंने चावल देने से बंद कर दिया, नेपाल पहले भी गया उनके पास और उन्होंने बंद कर दिया है। सो लिहाजा उन्होंने सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया है। सो यहाँ पे रिज़ल्ट अगर हम इसको करें तो यूँ हम कह सकते हैं कि मेजर इकोनॉमीज़ जब तक मिलकर कोई मैयर्स नहीं लेंगी, एक ग्लोबल कोलैबोरेटिव अप्रोच नहीं बनाएंगी, एक रोबस्ट पॉलिसीज़ यहाँ पे नहीं बनाई जाएंगी, तो तब तक फ्यूचर जो है वो सिक्योर नहीं हो सकता। तो सस्टेनेबल पॉलिसीज़ को यहाँ बनाने की ज़रूरत है। जो मैंने चीज़ कही चाइना के रिगार्डिंग, मैंने कहा एंड पे डिस्कस करते हैं, उसको भी हम देख लेते हैं कि पाकिस्तान को जो प्रपोज़ल है चाइना को कि BRI को एक्सपेंड करो, CPEC के अंदर और इन्वेस्टमेंट करें, तो वो उसने क्या कर दिया? रद्द कर दिया है। क्यों? क्योंकि इश्यूज़ क्या हैं? इश्यूज़ ये हैं कि 30 बिलियन पाकिस्तान का जो पाकिस्तान ओन करता है चाइनीज़ डेट, 30 बिलियन डॉलर पाकिस्तान जो है वो डेट ले चुका है। 100 बिलियन डॉलर जो है वो वर्ल्ड से पाकिस्तान जो है वो लोन ले चुका है। ये फेब 2023 की बात है। अब देखिए, अब तो 100 बिलियन से भी ऊपर हो चुका है, IMF का भी पैकेज आ गया और कंट्री से भी हमने लिया है। तो ये फेब 2023 में 100 बिलियन डॉलर पाकिस्तान जो है ओन कर चुका था। अब इसमें देखें, गवादर पे जस्ट चाइना का 10 बिलियन लग चुका है, ये एक बड़ा मसला है। उसके बाद पाकिस्तान ये चाहता है कि CPEC की एक्सपेंशन हो, लेकिन चाइना ने इसको डिनाई कर दिया। ये अक्टूबर में ऑफिशियल मीटिंग हुई थी 2022 में, और अभी अक्टूबर 2023 के अंदर उन्होंने हाथ खड़े कर दिए इस चीज़ से। इश्यूज़ क्या हैं? उन्होंने कहा है 4 टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट पाकिस्तान ने डिमांड किया कि इन 4 प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करो। नंबर 1 उन्होंने कहा एनर्जी के अंदर, नंबर 2 क्लाइमेट चेंज, नंबर 3 उन्होंने कहा है कि पावर ट्रांसमिशन लाइंस, और नंबर 4 उन्होंने कहा टूरिज्म। लेकिन भाई इश्यूज़ हैं, उन्होंने मना कर दिए। क्यों? एक तो पाकिस्तान का मल्टीपल क्राइसिस है, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस है, पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी के इशूज़ हैं। चाइनीज़ स्कूल के ऊपर अटैक हुआ, चाइनीज़ वर्कर्स के ऊपर अटैक हुआ, गवादर पे जितने भी वर्कर्स करते हैं वहाँ, कराची का अटैक आपने सुना होगा, ठीक है, ऑफिशियल्स के ऊपर अटैक हो रहा है, अफगानिस्तान के अंदर भी हुआ था। तो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं बलोचिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा, CPEC के ऊपर, कराची के अंदर देख लें क्या हुआ, ठीक है। उसके बाद जो है ह्यूज डेट, ये जो डेट है, इस डेट की वजह से ये बड़ा मसला है। और दूसरी बात है कि यहाँ कोई सस्टेनेबल गवर्नमेंट नहीं है, यहाँ कोई परमानेंट लीडर आके बैठ नहीं रहा, तो जिसकी वजह से चाइना जो है इसमें इन्वेस्ट करने से अभी कतरा रहा है, और वो देख रहा है कि इसमें अगर एक्सपेंड कैसे करें? एक्सपेंड करें, कोई ना कोई गारंटी तो होनी चाहिए, कोई ना कोई वर्क तो होना चाहिए। जस्ट एक्सपेंड करते हैं, लेकिन इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं है। वही राहदारी का एक उनको है, उनको एक कॉरिडोर मिला हुआ है, अपन ट्रेड कर रहे हैं, मिडल ईस्ट तक पहुँच रहे हैं, एक्सेस एक मिल रही है, ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा जो है वो कर चुका है। अभी आप देखें, वाइस प्रीमियर जो यहाँ पे आया था, तो जुलाई के अंदर मेरे ख्याल में आया, तो वाइस प्रीमियर जब चाइना ने जब 10 साल पूरे हुए CPEC को, और वाइस प्रीमियर ने जब विजिट किया, उसके साथ सिक्योरिटी देखें आप कितनी सिक्योरिटी थी, तो इनसिक्योर अपने आप को फील करते हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ को पाकिस्तान को देखना चाहिए कि एक CPEC है आप लोगों के पास, और आप उसको भी जो है कहते समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो एक CPEC आपके पास आया है, वो भी बेड़ा गर्क आप कर रहे हैं, एक सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते आप, सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते आप। तो जब एक सिक्योरिटी का इशू है आपका बलोचिस्तान के अंदर, आप उस चीज़ को टैकल करें, ठीक है। और क्या काम है, ठीक है, इतनी 7-7.5 लाख फौज है हमारी, लेकिन हम इसको सिक्योरिटी नहीं दे सकते, ये बड़ा इशू है। उसके बाद ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन हेल्टेड है, नो इशू, ठीक है जी, मसला ही कोई नहीं है, चुप हैं उसके ऊपर। उसके बाद सऊदी अरेबिया की जो यहाँ पे ऑयल रिफाइनरी लगाने की बात हुई है बलोचिस्तान के अंदर, चुप हैं जी, मसला ही कोई नहीं है, ठीक है। उन्होंने टापी गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला था, बिल्कुल चुप हो गया। अजरबैजान के साथ एग्रीमेंट हो गए, बिल्कुल ही खामोश हो गए हैं। भाई सबसे ज़्यादा हमारा जो इम्पोर्ट बिल है वो पेट्रोलियम का है, वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का है, तो हमें ऑप्शंस की तरफ जाना चाहिए, ठीक है जी। तो ये थे जी कोई आज की रिपोर्ट्स और चीज़ें जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी, ठीक है जी, थैंक यू।